आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही सरल सी दिखने वाली प्रक्रिया के बारे में है जिसे ईशा क्रिया कहा जाता है। दावा ये है कि दिन में सिर्फ 12 से 18 मिनट देकर कोई भी अपनी सेहत, उत्साह और खुशहाली को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलना और ये समझना कि स्रोत के अनुसार आखिर इस साधारण से दिखने वाले अभ्यास में इतनी शक्ति आती कहाँ से है। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो स्रोत का ये कहना है कि इसका मकसद कोई सुपर ह्यूमन बनना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये जानना है कि इंसान होना ही अपने आप में सुपर है। ये एक तरह का टूल है जो हमें हमारे शरीर और मन, जो हमें मिले हुए सबसे जटिल उपकरण हैं, उन्हें बेहतर ढंग से चलाना सिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। हाँ। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत तैयारी से होती है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत जटिल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तैयारी बहुत सीधी सादी है। जमीन पर पालथी मारकर बैठना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और अगर किसी को दिक्कत हो ऐसे बैठने में, तो वे सहारे के लिए कुशन या दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम जरूरी है, लेकिन साथ ही शरीर में एक तरह की सजगता भी होनी चाहिए। और मैंने स्रोत में एक खास बात नोट की थी, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठने की सलाह। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। पूर्व दिशा ही क्यों? क्या स्रोत कोई वजह बताता है इसकी? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन योगिक परंपराओं में इसकी गहरी जड़ें हैं। पूर्व दिशा को उगते सूरज से जोड़ा जाता है, जो नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है। तो एक तरह से जब आप इस दिशा की ओर चेहरा करते हैं तो आप शरीर की प्राकृतिक लय को ब्रह्मांड की ऊर्जा की लय के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक प्रतीकात्मक इशारा है जो सही माहौल बनाने में मदद करता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। दिलचस्प है। तो शारीरिक मुद्रा के अलावा हाथों और चेहरे की भी एक खास स्थिति बताई गई है ना? हाँ, हाथ जांघों पर रखने, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, ये ग्रहणशीलता का प्रतीक है, रिसेप्टिविटी का। और चेहरा थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ। ये छोटी छोटी बातें शरीर को एक ऐसी अवस्था में ले आती हैं जहां वो तनाव मुक्त भी है और जागरूक भी। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो मूल विचार है वो इस क्रिया की नींव है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है, आप ये शरीर नहीं है और आपके मन भी नहीं है। हाँ। पूरी क्रिया इसी एक एहसास को गहरा करने के लिए डिजाइन की गई है। यहीं पर मुझे लगता है कि मामला गहरा हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ये सुनने में तो एक दार्शनिक विचार लगता है, लेकिन इसे अनुभव कैसे किया जाए? सही। यहीं पर क्रिया के चरण सामने आते हैं। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण 7 से 11 मिनट का है और ये पूरी तरह से सांस और विचार के तालमेल पर आधारित है। आपको धीरे धीरे और गहरी सांस लेनी है। ठीक है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो अपने मन में इस विचार को जगह देते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं। और सांस छोड़ते समय? और जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो मन में विचार आता है, मैं ये मन भी नहीं हूं। स्रोत ये कहता है कि आपकी सांस की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि ये विचार आराम से उसमें समा जाए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये सिर्फ एक वाक्य दोहराना नहीं है, ये तो सांस के साथ अपनी पहचान को तोड़ने की एक कोशिश है। हम अक्सर कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है या मैं गुस्से में हूँ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम अपनी पहचान शरीर की संवेदनाओं और मन के विचारों से बना लेते हैं। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये हमारे अनुभव के केंद्र को बदलने की कोशिश है। हम अक्सर अपनी पहचान अपनी शारीरिक तकलीफों या अपने मन में चल रही उथल पुथल से बना लेते हैं। ये अभ्यास उस पहचान को तोड़ने का एक सीधा तरीका है। तो इससे एक दूरी बनती है? हाँ, जब आप हर सांस के साथ खुद को याद दिलाते हैं कि आप शरीर और मन नहीं हैं, तो धीरे धीरे आप उनसे एक दूरी बनाना सीखते हैं। इससे एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता पैदा होती है। आप दर्द या चिंता को महसूस तो करते हैं, पर आप दर्द या चिंता बन नहीं जाते। ठीक है, ये पहला चरण समझ में आया, ये सांस और विचार का खेल है। लेकिन दूसरा चरण मुझे बहुत ही अनोखा लगा। इसमें ध्वनि का इस्तेमाल होता है। ये क्या है? हाँ, दूसरा चरण इस अभ्यास में एक बिल्कुल अलग आयाम जोड़ता है। इसमें आपको 7 बार आ ध्वनि का जोर से उच्चारण करना होता है। आ ध्वनि, जैसे डॉक्टर गला चेक करते समय बुलवाते हैं। कुछ वैसा ही, लेकिन इसमें एक खास निर्देश है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ये ध्वनि गले से नहीं बल्कि आपकी नाभि के ठीक नीचे से आनी चाहिए। नाभि के नीचे से? हाँ, आपको अपना मुंह पूरा खोलकर पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए इस ध्वनि का उच्चारण करना है।
आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि आप अपने पूरे शरीर में इसका कंपन महसूस कर सकें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और शारीरिक अनुभव है। नाभि के नीचे से आवाज निकालना, ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। श्रोत इसके पीछे क्या तर्क देता है? इस ध्वनि का क्या महत्व है? यौगिक विज्ञान में नाभि के आसपास के क्षेत्र को मणिपुर चक्र कहा जाता है, जिसे शरीर का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। अच्छा। आ ध्वनि को एक सार्वभौमिक और मौलिक ध्वनि माना जाता है। जब आप इस ध्वनि का उच्चारण इस केंद्र से करते हैं तो स्रोत के अनुसार आप अपनी जीवन ऊर्जा को सक्रिय कर रहे होते हैं। एक तरह से ये शरीर में जमी हुई सुस्ती और जड़ता को तोड़ने का एक तरीका है। मतलब ये सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं रह जाता? नहीं, ये एक ऊर्जावान प्रक्रिया बन जाता है। अच्छा, तो पहले हमने सांस और विचार से मन और शरीर से दूरी बनाई, फिर ध्वनि और कंपन से अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया। इसके बाद आता है तीसरा और अंतिम चरण। ये क्या है? तीसरा चरण पूर्ण स्थिरता का है। 5 से 6 मिनट के लिए आपको बस आंखें बंद करके चेहरा थोड़ा ऊपर उठाकर बैठना है और अपना हल्का सा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित करना है। बस, और कुछ नहीं? कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है, न कोई विचार, न कोई सांस पर ध्यान, बस स्थिर रहना है। तो ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया का सार है। पहले के 2 चरणों ने जो कुछ भी तैयार किया, उसे इस तीसरे चरण में बस स्थिर होने देना है। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया 12 से 18 मिनट में पूरी हो जाती है। ये ज्यादा समय तो नहीं है? समय भले ही कम हो, लेकिन स्रोत निरंतरता के महत्व पर बहुत जोर देता है। ये कोई क्विक फिक्स या एक बार करने वाली चीज नहीं है। यहीं पर अनुशासन की भूमिका आती है। हाँ, स्रोत में मंडल शब्द का जिक्र है। ये क्या है? स्रोत सुझाव देता है कि इस क्रिया को कम से कम 48 दिनों के एक पूरे चक्र के लिए करें, जिसे मंडल कहते हैं। 48 दिन? हाँ, इसे या तो दिन में 2 बार 48 दिनों तक करें, या अगर समय की कमी है तो कम से कम 90 दिनों तक दिन में एक बार जरूर करें। 48 दिन, ये एक खास संख्या क्यों है? कोई वजह है इसकी? यह भी यौगिक परंपराओं से आता है। ये सिर्फ एक मनमाना नंबर नहीं है। कई परंपराओं में माना जाता है कि किसी भी नई आदत या अभ्यास को हमारे सिस्टम में, मतलब शरीर और मन में, पूरी तरह से स्थापित होने में लगभग इतना समय लगता है। ये एक प्रतिबद्धता की मांग करता है। बहुत बड़ी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिन में 2 बार 48 दिनों तक कुछ करना, ये सचमुच एक बड़ी बात है, जो दिखाता है कि स्रोत इसके नतीजों को कितना महत्वपूर्ण मानता है। और स्रोत में कुछ चेतावनियां भी हैं, कुछ क्या न करें वाली बातें। एक जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो थी कि क्रिया के दौरान शरीर या मन में जो कुछ भी हो रहा है उसे बस नजरअंदाज करना है। हाँ, और ये शायद अभ्यास का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। मान लीजिए किसी को खुजली हो रही है या कोई जरूरी विचार मन में आ गया, उसे नजरअंदाज कैसे करें? स्रोत कोई जटिल तकनीक नहीं बताता। उसका दृष्टिकोण बहुत सीधा है। उसे महत्व न दें। महत्व ना दें? हाँ, स्रोत इसे ऐसे समझाता है जैसे आप ट्रैफिक के किनारे बैठे हैं। गाड़ियां यानी कि विचार और संवेदनाएं आ जा रही हैं, पर आप उनमें से किसी पर चढ़ते नहीं हैं। आप बस उन्हें देखते हैं और जाने देते हैं। अच्छा। खुजली हो रही है, होने दें। कोई विचार परेशान कर रहा है, उसे करने दें। आपकी जागरूकता उस पर नहीं, बल्कि क्रिया के निर्देशों पर टिकी रहनी चाहिए। समय के साथ ये अपने आप आसान हो जाता है। और एक और बहुत ही विशिष्ट निर्देश था, प्रक्रिया के बीच में ब्रेक न लें। स्रोत एक दिलचस्प वाक्यांश का उपयोग करता है। कहता है कि ऐसा करने से ऊर्जा पुनर्गठन की प्रक्रिया में व्यवधान पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? ये इस विचार को और पुख्ता करता है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक व्यायाम नहीं है। ऊर्जा पुनर्गठन का मतलब है कि स्रोत के अनुसार ये क्रिया आपके भीतर ऊर्जा के प्रवाह को एक खास तरीके से व्यवस्थित कर रही है। ये एक नाजुक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रवाह है, और ब्रेक लेने से वो प्रवाह टूट जाता है। बिल्कुल, जैसे कोई बर्तन आग पर पक रहा हो और आप उसे बार बार उतारें और चढ़ाएं तो वो ठीक से नहीं पकेगा। वैसे ही इस 12-18 मिनट की अवधि को अटूट रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली, तैयारी, 3 चरण और अनुशासन। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये सब क्यों करें? स्रोत के अनुसार अंत में हासिल क्या होता है? स्रोत इसके फायदों को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। ये 4 मुख्य शब्दों का उपयोग करता है: अच्छी सेहत, उत्साह, संपन्नता और खुशहाली। सेहत और उत्साह तो समझ में आता है। जब आप तनाव कम करेंगे, शरीर और मन को शांत करेंगे, तो सेहत बेहतर होगी और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। खुशहाली भी इसी से जुड़ी है। लेकिन संपन्नता, ये एक बड़ा दावा है। क्या इसका मतलब है कि ये क्रिया करने से कोई अमीर हो जाएगा? स्रोत इसे कैसे जोड़ता है?
ये एक बहुत ही वैध सवाल है। स्रोत के संदर्भ में संपन्नता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यह जीवन के अनुभव की समृद्धि के बारे में है। अनुभव की समृद्धि। हाँ, जब आपका मन शांत और केंद्रित होता है, जब आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है, तो आप जो भी काम करते हैं उसे अधिक कुशलता और स्पष्टता के साथ करते हैं। आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। आप अवसरों को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं। सही बात है। इस मायने में यह आपके जीवन में हर तरह की संपन्नता लाने का एक साधन बन सकता है, जिसमें आर्थिक संपन्नता भी शामिल हो सकती है। मतलब ये बाहरी परिस्थितियों को बदलने का वादा नहीं करता, बल्कि आपको आंतरिक रूप से इतना सक्षम बनाने का वादा करता है कि आप बाहरी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल सकें। तो ये एक तरह से आपको जीवन के खेल के लिए एक बेहतर खिलाड़ी बनाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत का अंतिम लक्ष्य लोगों को अपने जीवन को उसकी संपूर्ण क्षमता में अनुभव करने के लिए सक्षम बनाना है। ये सिर्फ तनाव कम करने या थोड़ा शांत महसूस करने के बारे में नहीं है। ये मानव अनुभव की क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक करने के बारे में है, जैसा कि स्रोत का दावा है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो ईशा क्रिया एक बहुत ही संरचित 3 चरणीय प्रक्रिया है। यह सांस, विचार और ध्वनि का इस्तेमाल करके हमारे अंदर एक खास तरह की जागरूकता पैदा करने की कोशिश करती है। हाँ, और इसके मूल में 2 मुख्य विचार हैं। पहला, खुद को अपने शरीर और मन से अलग समझने का अभ्यास। और दूसरा, इस 12 से 18 मिनट के अभ्यास को हर दिन गहरे अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ करना। और बदले में स्रोत का वादा है बेहतर सेहत, अधिक ऊर्जा और जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जीने का एक मौका। ये एक शक्तिशाली प्रस्ताव है, खासकर आज की भागदौड़ भरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो मंथन कर सकते हैं। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली निर्देश है, आपके शरीर और मन में जो भी चल रहा है उसे बस नजरअंदाज कर दें। हाँ, वो निर्देश जो सुनने में बहुत सरल पर करने में सबसे मुश्किल है। सही। तो विचार ये है, क्या होगा अगर हम सच में ऐसा करने की कोशिश करें? अगर हम हर दिन सिर्फ 12 मिनट के लिए सचेत रूप से अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी शारीरिक संवेदनाओं से अपनी पहचान हटाना चुनें, तो ये अभ्यास हमारे अपने मन और शरीर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या नया खुलासा कर सकता है? ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।